सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है यूजीसी नेट पीवाईक्यू की नेक्स्ट सीरीज लेक्चर नंबर 10 में। तो सीरीज में हम ये देख रहे थे, हमने अब तक 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हमारे 10वें लेक्चर की ओर, ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 51 से स्टार्ट करते हैं। लगभग हमने लास्ट लेक्चर देखे थे, उसमें 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे, लास्ट 2 लेक्चर को मिला के 25-25। पहला क्वेश्चन दे रखा है मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में दे रखा है। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में दे रखा है कि कौन गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद आया था, ठीक है, समीक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 का, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो इसकी समीक्षा करने के लिए कहाँ आया था, आपका इलाहाबाद आया था। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। मद्रास में रेयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त को 30 वर्ष के लिए निर्धारित करना किस वर्ष के लिए लागू की गई थी? मतलब किस वर्ष में आई थी आपकी रेयतवाड़ी व्यवस्था, यही बोला गया था, है ना। कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे, तो ये कब किए गए थे? 52 का, क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1864 में ये चेंजेस किए गए थे मुख्य रूप से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश टैरिफ हॉलीडे की नीति किस वर्ष लेकर आए थे? ये थोड़े से देखो क्वेश्चन है ना, विचित्र टाइप के है ना, यहाँ थोड़े से तुक्का आप लगा सकते हो। तो देखो, कल सीमा शुल्क अवकाश की नीति कब लगाई थी? टैरिफ हॉलीडेज की नीति 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1882 से 1894 के मध्य लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष क्या था? कौन सी ऐसी नीति बताई थी उन्होंने? देखो, धन निष्कासन का सिद्धांत तो बताया था, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या बताया था उन्होंने कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जा रही थी जो दिक्कत कर रही थी भारत को? तो वो थी अप्रदत्त संपत्ति। ठीक है, अप्रदत्त संपत्ति के बारे में ध्यान रखना। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा 54 का। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। स्थानीय वित्त योजना, स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की गई थी? ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया था, है ना, स्थानीय वित्त योजना का। तो एमपीपीएससी मतलब एमपीपीएससी सेट में आया था ये। तो ये लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? आपका लॉर्ड मेयो था। क्लियर है। देखो, स्थानीय स्वशासन अलग है ना, और स्थानीय वित्त योजना, स्थानीय वित्त योजना मतलब प्रांतों को भी उसने पैसा देना चालू कर दिया था। तो लॉर्ड मेयो के काल में आया था। देखो, इसी को घुमा के पूछ लिया था एमपी सेट में। मजदूरों के कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट तो सबको पता होगा 1881 में आया था। ये क्वेश्चन अब तो इजी आया, 5 छठा क्वेश्चन इजी आया, 5 क्वेश्चन में एक इजी आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते। अब ये सूची वगैरह दे दी है, वीपी वाडिया, ठीक है, इन्होंने क्या क्या कर रखा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखो क्या बताया गया। वीपी वाडिया, वीपी वाडिया का संबंध किससे? ट्रेड यूनियन नेता थे ये भाई। क्लियर है। फिर उसके बाद नारायण गुरु, दक्षिण भारतीय निम्न जाति के आंदोलन चलाए थे इन्होंने। एस एन हल्दर, एस एन हल्दर का संबंध किससे? आपके जमशेदपुर मजदूर नेता थे। और कुंवर जी मेहता का संबंध किससे? आपसे कृषक नेता थे। तो डी का सेकंड किस में आ रहा है? एक ऑप्शन में आ रहा है, सी इज करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, है ना। कुछ सूची दे रखी है जिसमें बताया गया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है, सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2। तो 58 का, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बताया गया है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? रैयत एसोसिएशन से संबंधित कौन थे? प्रतापगढ़ और रायबरेली एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? और राजस्थान कृषक नेता से कौन संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 58 की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए, देखो इसका जो ए का है सेकंड, ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, सहजानंद सरस्वती बिहार से संबंधित थे, ये बात ध्यान रखना। ए का मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, तो एक ऑप्शन नंबर 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है मेरा। बी का थर्ड की अगर बात करूँ, एन जी रंगा रेयत एसोसिएशन संबंधित है ना। सी का फोर्थ बाबा रामचंद और राजस्थान कृषक नेता संबंधित कौन थे? विजय सिंह पथिक। डी का फर्स्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में किस आंदोलन को स्वफूर्त आंदोलन कहा जाता है? यार ये तो बहुत सरल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, गांधी जी से कहा गया कि आप आंदोलन रुकवाओ, हिंसा गतिविधि कम कराओ, तो कि ऑटोमेटिक विस्फोट हो गया था वो तो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन तो कहीं पीछे रह गया था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन उत्साहवर्धक नेता थे? तो ये जो व्यक्ति थे, मार्गरेट कुसिन्स का नाम आता है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस से संबंधित, है ना। तो 60 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। भारतीय सिविल सर्विस में चुने जाने प्रथम भारतीय कौन थे? तो पता ही होगा भाई, सत्येंद्रनाथ टैगोर कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कंफ्यूज हो सकता है ए और डी में, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर रहना है आपने को। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बाद में हुए थे, है ना, वो उस समय नहीं थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, आर्य समाज का आंदोलन विश्वास करता था, आर्य समाज आंदोलन में किसमें विश्वास करता था? वैदिक कर्मकांड में। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन थे बताओ? आपके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का नाम याद रखना। तो ये वेदों की ओर लौटो, इनका स्टेटमेंट भी था वैदिक कर्मकांड से संबंधित। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान
धरसाना, धरसाना में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के बारे में किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट करा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आपका कब शुरू होता है बताओ? मार्च अप्रैल की घटना, दांडी मार्च, कब? 1930 की बात है ये, ठीक है, मार्च अप्रैल, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो मिलर, वेल्स मिलर का नाम आता है, जो पत्रकार थे, वेल्स मिलर का योगदान था इसमें। वेल्स मिलर ने पूरा लाइव कवरेज दिया था भाई, गांधी जी के साथ में थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो थोड़ा सा दिमाग में रखना, बी आर अम्बेडकर मत माराना, ये एम सी रजा थे मेरे हिसाब से, ठीक है। 64 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। क्लियर है इतनी बात? 64 का डी होगा, एम सी रजा थे। चलो क्लियर है, चलते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र ने मुस्लिम लीग को किस रूप में मनाया था बताओ? डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया था। डिलीवरेंस डे है ना, जब कांग्रेस में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया भारतीयों को, तो कांग्रेस के सभी लोगों ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने वो उसको हैप्पी डे के रूप में मनाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीवरेंस डे बोलते हैं, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा इजी है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? संपूर्णानंद थे क्या? ठीक है, संपूर्णानंद ने स्थापना करी थी ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। चलो तो 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजित करने के लिए चिन्हित करने के दायित्व कौन से कमीशन को सौंपा? रेडक्लिफ कमीशन, ठीक है, रेडक्लिफ कमीशन की स्थापना हुई थी। तो सर जे रेडक्लिफ थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान की सीमा बनाई थी। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, जहाँ इसको आज बीएसएफ गाइड करती है ना, रेडक्लिफ सीमा, तो भारत बांग्लादेश की सीमा को भी हम रेडक्लिफ ही बोलते हैं, ध्यान रखना। भारत बांग्लादेश की सीमा को भी क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन ही बोला जाता है, बीएसएफ जो गाइड करती है, ठीक है। तो बीएसएफ जो गाइड करती है उसको हम बोलते हैं। 68 की अगर बात करते हैं, प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया गया था, उसमें पहली बार साइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था बीकानेर। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखना, ये इंटरव्यू वगैरह के लिए भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो 68 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये आपका, हिस्टोग्राफी से, इतिहास, ईसाई इतिहास लेखन, ठीक है, ईसाई इतिहास लेखन। तो ईसाई इतिहास लेखन किससे संबंधित है? देवीय विचार और सिद्धांतिकरण से संबंधित है। ए का 4, तो ए का 4 किस में आ रहा है? एक दो ऑप्शन है हमारे पास। अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन, अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन किससे संबंधित? प्रगतिशील विचारों का प्रकटन। हाँ भाई, अंग्रेज लोग हैं भैया, तुम ही प्रोग्रेस कर रहे हो। रोमांटिक इतिहास लेखन किससे संबंधित है बताओ भाई? रोमांटिक इतिहास लेखन। सी का जो आ जाएगा, बीते समय में आकर्षण और रंगीन पुनर्निर्माण। हाँ भाई, रोमांटिक है, रंगीन है, समझ सकते हो। सकारात्मक इतिहास लेखन और ऐतिहासिक ज्ञान लेखन, ये किससे संबंधित है आपका? डी का 3, जांच और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए। तो हमारा जो 69 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो विचारधारा है, इसको पढ़ के आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन ही किया जाए, एक एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है। जरूरी है कि क्वेश्चन आप उठा के ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके पास अगर घर पे किताब पढ़ी होगी पीवाई, क्योंकि आपने पूरी लगा ली होगी, है ना। कई बार क्या होता है, हम पूरी लगा भी लेते लेकिन रिविजन करने का मन नहीं करता है। लेकिन लेक्चर देख लो, फिर बात खत्म। कई जगह बैठे हो, कान में हेडफोन लगाए, लेक्चर देख लिया, बात खत्म, तो आपके रिविजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टन अध्ययनों में योगदान के लिए सुप्रसिद्ध था? रंजीत गुहा। सबाल्टन विचारधारा क्या कहती है कि भैया जो इतिहास है, जो तुमने तो सिर्फ किसका लिख दिया, जो बड़े लोग हैं उन्हीं का इतिहास लिख दिया, अंग्रेज आंदोलन वगैरह इनका लिख दिया, पर उस समय जो निम्न वर्ग था उनका आंदोलन भी था ये। तो जन साधारण का वर्णन कराना क्या कहलाता है? सबाल्टन विचारधारा कहलाता है। तो रंजीत गुहा का नाम जब भी आता है सबाल्टन विचारधारा से संबंधित आता है। क्लियर है? तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अब 71 से लेकर 75 तक पैसेज आता है, ये आपको भी पता होगा। अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हो तो पहले से दिमाग में प्रिपेयर रखोगे, एक पैसेज भी हमको सामना करना पड़ेगा, है ना। वैसे तो अब आज के समय में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 95 से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो पैसेज दे रखा है दक्षिण अफ्रीका के संबंधित दे रखा है। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने पैसेज पहले पूरा पढ़ा, समझा और इसके आंसर्स की ओर में बढ़ा। तो जो ऑप्शंस दे रखे हमें, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जातीय दमन की सबसे दूषित प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में स्थापित थी। जातीय नस्लीय भेदभाव होता था दक्षिण अफ्रीका में। जातीय पृथक्कन की प्रणाली को रंगभेद कहा जाता है। तो रंगभेद की नीति कहाँ चलती थी? आपके दक्षिण अफ्रीका में चलती थी। मैं इसको इसलिए पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसी से हम अगले 5 मिनट में 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे। जो इस देश में डेनियल मालन के नेतृत्व वाली श्वेत अल्पमत सरकार द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। उस समय जो भी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की नीति थी, उस समय जो डेनियल मालन व्यक्ति थे वो लीड कर रहे थे किसको? अंग्रेजों को। तो उनके द्वारा लागू की गई थी ये रंगभेद की। 1900 जो वर्ष 1948 में सत्ता में आई थी, और बाद में सरकारों ने भी इसे लागू कर दिया, हाँ, जो आगे चल के भी चलती रही।
कुल जनसंख्या के 80% से अधिक जनसंख्या अश्वेतों को मतदान का अधिकार से वंचित किया गया। मतलब जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर लोग कैसे अश्वेत थे, और वही लोग क्या कर रहे थे, भारत वही लोग क्या कर रहे थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। उनकी हड़ताल पर रोक लगा दी, भैया हड़ताल नहीं कर सकते। कुछ विशिष्ट अधिकारों अफ्रीकियों से निर्वासित कर दिया, अफ्रीका से ही निकाल दिया उनको। शिक्षा से भी अलग कर दिया गया। मिश्रित विवाह को गैर कानूनी कर दिया गया, अनैतिक घोषित कर दिया उन्होंने, है ना। मतलब अगर कोई दूसरे समाज में या फिर दूसरी श्वेत वगैरह से विवाह करते हो तो वो मान्य नहीं होगा। और समस्त असहमतियों पर साम्यवाद का दमन कर दिया गया। सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट नामक अधिनियम पर भी रोक लगा दी गई। इस तरीके की घटनाएं होगी। विश्व साहित्य की कुछ महान कृतियां जिनमें केवल राजनीतिक लेखन नहीं पर साम्यवाद का दमन अधिनियम संप्रेषण ऑफ कम्युनिज्म एक्ट के अधीन रोक लगा दी गई। अफ्रीकियों को आने जाने पर भी क्या प्रतिबंध लगा दिया गया, और आने जाने के लिए उनके साथ पास में पास होना चाहिए था भाई। राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में रंगभेद की नीति को आक्षेप हुआ लगाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया। मतलब सीधी सी बात है, रंगभेद की नीति उस समय चरम पर थी, और रंगभेद की नीति जो समाप्त करी थी वो अगर आपने सुना नेल्सन मंडेला का नाम, तो वो नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो कौन सी पार्टी से संबंधित है, रंगभेद विरोधी आंदोलन कौन सी पार्टी ने शुरू करा था। अब देखो ऑप्शन कुछ है, दिया कुछ है, मतलब ये कुल मिला के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि पैसेज कभी बनता भी है कभी नहीं भी बनता है, तो ये नहीं बनने जैसा पैसेज है आपका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, बताओ। पीपल्स यूनिटी फ्रंट ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। 72 पर चलते। कांग्रेस ऑफ द पीपल्स द्वारा, कांग्रेस ऑफ द पीपल्स द्वारा द फ्रीडम चार्टर निम्नलिखित में से किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, 72 का। तो भाई आई थिंक ये तो ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये क्या था, 1955 है क्या, 1955 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 71 का जो है ना ऑप्शन वो आएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, ये गलत बता दिया मैंने। 71 का बी आएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, है ना, ये नेल्सन मंडेला उसी से संबंधित थे। और जो 72 का है वो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी, 1955 में द फ्रीडम चार्टर आया था। क्लियर है। अब देखो ये ऐसे ऑप्शन से तो नहीं, बेसिस से नहीं निकाल सकते। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी द्वारा द्वारा पारित संप्रेषण ऑफ द कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य क्या था, बताओ। इसका उद्देश्य अगर आपने पैसेज पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा। समस्त असहमतियों पर रोक लगाना, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद वाले राज का समर्थन करने के लिए पूंजीवादी देश को तुष्ट करना, काली और गोरी आबादी को अलग अलग करना, काली आबादी का सामाजिक प्रतिबंध लगाना। देखो कम्युनिज्म एक्ट है तो समझ सकते हो किससे संबंधित होगा। अरे इतना बड़ा लिखा क्यों है, ये इसीलिए लिखा है समझाने के लिए। ये ऑप्शन आपको देखें समझ में आ रहा है कि आबादी को अलग कर दो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सामाजिक प्रतिबंध तो लगा है लेकिन वो एक्ट थोड़ी लेकर आए थे उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष हुए थे, नेल्सन मंडेला ने जीता था भाई। ये देखो नेल्सन मंडेला का नाम आ गया। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 74 का सी इज करेक्ट आंसर। 1994 में आया था दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव, कौन से वर्ष में थे, 1994 में हुए थे। चलते 75 क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाली सरकार ने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताओ। उनकी जो नेल्सन मंडेला की जो सरकार थी उसका क्या नाम था। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आएगा, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, 75 का बी। अब देखो ये उसमें नहीं थे ऑप्शंस में, मतलब दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसको आप बना सकते हो पैसे से डायरेक्ट, लेकिन तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप पैसे से डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। तो आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखो इस तरीके की चीज़ का कि पैसेज बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। कैसे पढ़ना है कैसे पैटर्न है आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। हमने लगभग 9 से 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अब तक आपको एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज पता चल गई होगी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पैटर्न बनता है। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।